व्हाट इज जीएसटी? फुल फॉर्म किसी को मालूम है जीएसटी का? कोई बोल पाएगा मेरे को जीएसटी का फुल फॉर्म? Goods and service tax. यस, डेफिनेटली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब थोड़ा मैं शुरू करने से पहले थोड़ा इंटरेक्शन आपसे करना चाहता हूँ कि आपको पहले कितना कितना मालूम है, थोड़ा जानना चाहता हूँ। मैं पहले पूछूंगा फाउंडेशन के बच्चों को, बाद में जो लोग बीकॉम के बाद आए हैं वो जवाब देना मेरे को। फाउंडेशन के बच्चों को मेरा क्वेश्चन है कि बेटा आप लोगों को जीएसटी के बारे में क्या मालूम है? थोड़ा जो भी मालूम है अभी बताओ। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपको। जो भी थोड़ा मालूम है शेयर करो, फिर मैं आगे जाता हूँ उसको। एंड सभी लोग अपने वीडियोस ऑन रखना, डोंट मेक इट ऑफ, है ना? वीडियोस ऑन रखो। चलो बच्चों, अब आप मेरे को बताओ कि जीएसटी के बारे में आप क्या जानते हो। जो पहले फाउंडेशन के बच्चे हैं वो ट्राई करें, फिर मैं इंटर बीकॉम के बच्चों को भी बोलूंगा कि आप भी बताओ, बट पहले फाउंडेशन वाले बच्चे प्लीज। कौन बताएगा पहले? कुछ ना कुछ शेयर कौन करेगा? जो भी जानते हो थोड़ा सा। हाँ हिमानी बोल बेटा। सर पहले गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बहुत सारे टैक्स होते थे, अब उन सारों को मिक्स करके एक प्रॉपर टैक्सेशन का बनाया जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड एफर्ट। यस सही बात है, पहले गुड्स एंड सर्विसेज पे अलग अलग टैक्स लगते थे और वो सब हटा के उनको मिक्स करके वो सभी की प्रोविजंस अच्छी अच्छी मिला करके एक नया एक्ट बनाया है जिसका नाम है जीएसटी। सही बात बताई, एकदम सही बात है। और कोई बताना चाहेगा कुछ इसके अलावा? फाउंडेशन का ही बच्चा हो वो। चलो फाउंडेशन के बच्चे कोई नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। आपने इतना भी बोला बहुत है क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हो। बट अब जो बीकॉम पढ़ के बैठे हैं उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आप जीएसटी के बारे में क्या जानते हो और क्या बताना चाहते हो? आई थिंक एकता रेज द हैंड। एकता बताएगी। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो टैक्स है जो हम सेल करते हैं उस पे लगता है, और वो टैक्स अगर हम इंटर स्टेट करते हैं तो आईजीएसटी लगता है, और इंट्रा स्टेट करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल लगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फाउंडेशन वाले बच्चे अभी जस्ट आप सुनो इसको, मैंने पढ़ाया नहीं है बट बात लड़की ने सही की कि गुड्स पे एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है। उसमें गुड्स पे गुड्स के सेल पर टैक्स लगता है। मीन्स जब आप गुड्स बेचते हो तब टैक्स लगता है, प्रोड्यूस करते हो तब नहीं लगता है। अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं बाय करता हूँ गुड्स, उस टाइम टैक्स नहीं है ना मेरे को। हाँ डेफिनेटली मैं जिससे बाय कर रहा हूँ वो बंदा जीएसटी लगा के देगा, बट मेरे को नहीं लगाना है एक्स्ट्रा। मैं जब बेचूंगा तब मेरे को मेरा जीएसटी लगाना है। और दूसरी बात उसने बताई कि जो जीएसटी है वो इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, ये दो शब्द यूज किए उसने। तो इंट्रा स्टेट मीन्स क्या? विद इन स्टेट। एंड इंटर स्टेट मीन्स बिटवीन टू स्टेट्स। फिर से बोलता हूँ, इंट्रा स्टेट का मीनिंग होता है विद इन स्टेट, एंड इंटर स्टेट का मीनिंग होता है बिटवीन टू स्टेट्स। जैसे कि बड़ौदा में से मैंने गुड्स बेचा और सपोज कोई अहमदाबाद का बायर है, तो ये विद इन गुजरात हुआ सेल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इंट्रा स्टेट सेल बोलेंगे। और इंट्रा स्टेट सेल पे क्या लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दैट इज सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, ये लगता है। एंड अगर मैं बड़ौदा का हूं बट मैं राजस्थान वाले किसी को जोधपुर में गुड्स बेचता हूँ, है ना, तो बड़ौदा से ये राजस्थान का सेल हुआ, गुजरात टू राजस्थान, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सेल। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सेल। तो ये इंटर स्टेट सेल है, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ऐसे दो वर्ड्स है। इंटर स्टेट सेल पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता है, वहां कौन सा टैक्स लगता है? वहां आईजीएसटी नाम का एक टैक्स लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, सही बात बताइए आप। मैं बताऊंगा सभी डिटेल में। और कुछ जानना चाहता हूँ, आप और कुछ बता सकते हो? बीकॉम वाले बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ। सर जीएसटी पे स्लैब रेट है, मतलब अलग अलग गुड्स पे अलग अलग गुड्स और सर्विस पे अलग अलग स्लैब रेट है। 0, 5, 12, 18, 28% की स्लैब है। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छी बात बताई दिवेश। जीएसटी अलग अलग गुड्स एंड अलग अलग सर्विसेज पे उन्होंने अलग अलग टैक्स रेट लगाए हैं। कुछ गुड्स ऐसे हैं जो 0% में भी कवर होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे हैं
जिन पे 12%, 18%, 5% एंड 28%, ये सब रेट से भी टैक्स लगता है। मैं और कुछ रेट भी बताना चाहता हूँ। 1%, 1% इज ऑल्सो वन ऑफ द रेट। सो मैं बताऊंगा लेटर ऑन, बट सही बात है कि अलग अलग गुड्स के लिए उन्होंने टैक्स रेट अलग अलग रखे हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि जो गुड्स एकदम बेसिक नीड में आते हैं उन पे कम टैक्स, और जो एकदम लग्जरियस गुड्स है उस पे ज्यादा टैक्स, है ना। सो जो बड़ी बड़ी कार लेगा, महंगी वाली कार, उन पे 28% टैक्स है, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है। एंड कुछ एकदम बेसिक चीजों पे उन्होंने टैक्स कम रखा है, क्योंकि बेसिक चीजें एक गरीब आदमी भी बाय करेगा, है ना। तो वो टैक्स है। बराबर है, सही बात है। और बताओ, और कोई बताएगा कुछ? सर पेट्रोलियम और लुब्रिकेंट पे अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, उसी सही पे बात अभी है। भी वेट और सही वो बात, चल सही रहा है। बात है। परफेक्ट, पार्थ ने सही कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसमें 5 आइटम आती है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसमें। एक है क्रूड पेट्रोलियम, फिर होता है हाई स्पीड डीजल, फिर आता है मोटर स्पिरिट विच इज कॉमनली नोन एज अ पेट्रोल, फिर डीजल आता है, फिर आता है नेचुरल गैस। इतनी 5 चीजें हैं जो है, उस पर अभी भी वैट और एक्साइज, जो पुराना एक्ट था वही लग रहा है, उस पर अभी भी जीएसटी नहीं लग रहा है। बट ये आइटम्स, ये पांचों आइटम्स जीएसटी में एक ना एक दिन आएगी, क्योंकि जीएसटी में उसके लिए एक सेपरेटली सेक्शन बना के रखा है। ये सेक्शन तभी एक्टिवेट होगा जब सभी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि अब हम उस पर वैट एंड एक्साइज नहीं लेंगे, अब हम जीएसटी लेंगे। ऐसा वैट जब मीन्स ऐसी जब बाकी के सभी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर लेंगे, तब ऐसा हो पाएगा। उसके बारे में भी एक सेपरेट टॉपिक है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम पे। बट राइट नाउ उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। बट यस, सही बात बताई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता है, उस पर अभी भी पुराने टैक्स ही लगते हैं, दैट इज वैट एंड जीएसटी। चलो, और कोई बताएगा? ये लास्ट 2 बेंच वाले जरा अपने वीडियोस ऑन कर दो, है ना। चलो। सर इट प्रिवेंट्स डबल टैक्सेशन। यस 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 यस, पार्थ बहुत बड़ी बात बताई। डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए जीएसटी बनाए। ये सभी आप सुनो, अभी मैं माहौल बना रहा हूँ, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जीएसटी का एक माहौल बना रहा हूँ। अभी माहौल बनेगा, आपसे ही सुन के मैं माहौल बना रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात तो लेटर ऑन करूंगा। पूरा मैं आपको एक बेस से शुरू करूंगा। आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको प्री जीएसटी एक्ट भी मालूम थे, और अब जीएसटी क्यों आया, और जीएसटी आने के बाद क्या प्रोविजन बनी है, वो भी आपको मालूम पड़ेगी। तो मेरा एकदम रूट लेवल से शुरू करने वाला हूँ। बट अभी राइट नाउ आपको कितना मालूम है वो मैं जान रहा हूँ, तो इससे मेरे को मालूम पड़ेगी कितनी गहराई में, कितने डिटेल में मेरे को ले जाए। चलो, और बच्चों कोई बताएगा जीएसटी के बारे में, जो भी जानता हो? इट इज ओपन फॉर ऑल नाउ, है ना, कोई भी बता सकता है, कुछ भी मालूम हो। कुछ यूनिवर्सिटी में मतलब एग्जाम्पल सर्टिफिकेट होता है, तो उनके पास वो लोग जीएसटी मतलब नहीं उसके मतलब जीएसटी नहीं लेते उनके पास। फिर से बताओ ना, ये एग्जैक्ट मेरे को यूनिवर्सिटी का मेरे को समझ में। गवर्नमेंट का मतलब एक्चुअली सर मैं जहाँ पे पहले जॉब करती थी वहां पे ऐसा था कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, तो उनके पास कुछ एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जैसा होता है, तो वहां पे जो भी मतलब प्रोडक्ट सेल होती है, तो वहां पे वो लोग जीएसटी मतलब नहीं एप्लीकेबल करते, बिल में ही नहीं लेते जीएसटी। ये एक्चुअली आपने सही बात बताई। जीएसटी के अंदर सेक्शन 11 है एग्जम्पशन का, और उसमें कुछ गुड्स एंड कुछ सर्विसेज पे एग्जम्प्ट है। उसमें ये एग्रीकल्चरल इनकम आती है, फिर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इनकम आती है, बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने एग्जम्प्ट बना के रखी है। और आपका जीएसटी का सबसे लंबा चैप्टर भी एग्जम्पशन वाला ही है, तो वो हम देखने वाले हैं। राइट नाउ मैं वो टॉपिक पे उतना जाता नहीं हूँ, बट एग्जम्प्ट का मीनिंग उस पर टैक्स नहीं लगता है। कुछ कुछ चीजों पे, कुछ गुड्स पे और कुछ सर्विसेज पे उन्होंने टैक्स नहीं लिया और नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो कौन कौन सी होगी। बट बात सही है, आपने एक मुद्दा छेड़ा एग्जम्पशन का, तो वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि सभी गुड्स या सभी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। एक कॉमन आदमी को कुछ बेसिक चीजें चाहिए, उस पर भी जीएसटी होगा, एक गरीब आदमी को तो महंगा पड़ जाएगा। सो दैट इज वाई कुछ गुड्स एंड कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट ने ऐसे रखे हैं जिनका लिस्ट बना के दिया हुआ है कि इतने गुड्स एंड इतनी सर्विसेज जिस पर हम जीएसटी लगाना नहीं चाहते, उसको हम बोलते हैं एग्जम्पशन लिस्ट, है ना।
वो भी मैं बताऊंगा, बट जीएसटी में ये भी एक आता है कि वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जम्प्ट कर रहे हैं। चलो आगे बताओ, और कोई बोलेगा? अगर हम ट्रेडिंग फर्म है या ट्रेडिंग चलाते हैं, तो हमने जो परचेज किया है, जो बाय किया है, उस पे जो टैक्स जीएसटी पे किया है, और हम जब बेचेंगे उस पे जो जीएसटी लेंगे, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेटल हो जाएगा। बहुत बहुत बड़ी बात है बच्चों, ये फाउंडेशन वाले बच्चों आपके लिए तो एकदम से नई बात है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मोस्ट टेक्निकल पोर्शन ऑफ जीएसटी है, उन्होंने उसके बारे में बताया। सेक्शन 16 से लेकर के 21 नंबर तक के सेक्शन, 16 से 21 नंबर के सेक्शन पूरे ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम के टॉपिक के बारे में है। बाय द वे क्या है, मैं सिंपल कर देता हूँ, आप भूल जाओ ये आईटीसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। सीधा सीधा समझ लो कि आपने गुड्स बाय किया, आप ट्रेडर हो, फॉर एग्जाम्पल मानव इज अ ट्रेडर। तो मानव ने गुड्स बाय किया, बराबर है, और फिर वो मानव गुड्स में प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। सपोज 100 रुपए की चीज उसने परचेज की और 130 में या 140 में बेच रहा है, तो सीधा सीधा समझ लो कि दोनों पे सपोज 10% टैक्स है, क्योंकि वो उसका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। सपोज ये पेन 100 रुपए का बाय किया, ये पेन ही वो 130 में बेच रहा है, तो पेन तो एज इट इज रहती है, उसने कुछ उस पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, बाय करके सेल किया, सिंपली ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। सिर्फ अब उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया। तो अब 100 रुपए की पेन वो 130 में बेच रहा है, तो परचेज पे 100 रुपए पे सपोज उसने 10% टैक्स भरा, दैट इज 10 रुपीज टैक्स भरा परचेज पे, और सेल 130 पे कर रहा है, तो 130 पे 10% भरना है ना, तो 13 रुपये टैक्स भरना है। तो परचेज पे ऑलरेडी उसने 10 भरा, और सेल पे वो कस्टमर से 13 रुपया ले लेगा। बट जीएसटी में क्या होता है कि हम जो ट्रेडर है ना, हमको ये टैक्स गवर्नमेंट को देना है जब हम सेल करते हैं तब। अब सेल करते समय मेरी मेरी सेलिंग प्राइस थी 130, सॉरी मानव की, मानव ने 130 में बेचा, तो 130 पे 10% टैक्स लगाया, है ना। 130 वाज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, उसमें जीएसटी नहीं था, तो उसमें 10% लगाया, तो 13 रुपया उसको टैक्स भरना है। बट ऑलरेडी जब उसने परचेज किया है, तो परचेज पे 10 रुपया उसने टैक्स भरा है। 100 रुपए की चीज परचेज 110 में परचेज की है उसने, तो 10 रुपया टैक्स भरा है। तो सेल पर का जो टैक्स है 13 रुपया, वो भरने के लिए वो उसकी जो एप्लीकेशन खड़ी हुई, वो 13 रुपया भरने के लिए उसको ये 10 रुपया उसने जो परचेज पे भरा है ना, वो गवर्नमेंट माफ कर देगी। मीन्स क्या हो गई कि उसको 13 भरना है, 13 भरना है, बट 10 तो ऑलरेडी उसने परचेज पे भर दिया है, तो गवर्नमेंट उससे कितना लेगी, सिर्फ 3 रुपया टैक्स लेगी। ठीक है, 13 भरना है, बट 10 रुपया तो ऑलरेडी वो भर चुका है परचेज पे, तो वो 3 रुपया ही भरेगा, और इसीलिए इसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। मेरे को बताओ मानव ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 100 रुपए की चीज का वैल्यू एडिशन करके 130 रुपया कर दिया, तो 30 रुपया बढ़ा है, तो 30 रुपए पे 10% निकालो तो 3 रुपया होता है ना। तो वो 3 रुपया टैक्स भरना है उसको। बट मैकेनिज्म कैसा रखा, मैकेनिज्म कैसा रखा कि उसको सबसे पहले ऐसा सोचना है कि सेल्स पे कितना टैक्स, तो सेल्स 130 का, तो 130 पे 10% टैक्स, दैट इज 13, दैट इज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। जीएसटी में उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। एंड जो परचेज पे टैक्स भरा 10 रुपया, उसको वो लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी जो एक्सप्लेन किया है इसने, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट, एकता ने जो एक्सप्लेन किया था वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला था। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस परचेज पे जो भरा था वो टैक्स, जो आपने ऑलरेडी परचेज पे भर दिया है, तो वो 10 रुपए का आपको क्रेडिट मिल जाता है, 13 रुपया भरना है, वो 13 भरने के लिए ये 10 का यूज कर लो, बाकी का नेट 3 रुपया ही कैश से भरो। तो ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट। क्लियर है ये? तो जीएसटी में ये है, बहुत मैंने बहुत सिंपल करके ट्राई किया है, बट हम डिटेल में हम जाएंगे, बट अभी एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, एक माहौल बनेगा आपके आजू बाजू। ये माहौल बनेगा वो है ना, वो एक कपिल शर्मा शो में एक वो क्या बोलता है कि एक आदमी बोलता रहता है, माहौल बनता है सर, माहौल बना रहे हैं, है ना। तो हम भी जीएसटी का माहौल बना रहे हैं अभी कि इससे क्या होगा, ये सब जनरल डिस्कशन है, रैंडम डिस्कशन है, कोई टॉपिक पकड़ के हम नहीं बैठे। आपने कोई भी मुद्दा छेड़ा, मैंने उसके बारे में आपको क्लियर कर दिया, है ना, थोड़ा एक बेसिक क्लैरिटी दे दिया। वैसा नहीं बोलता हूँ कि पूरा समझा दिया, बट एक क्लैरिटी दे दी, जिससे आगे जाके हमारे डिस्कशंस में आपको है ना काम लगेगा। इट इज लाइक अ कोडिंग। अभी आपके माइंड में ना जीएसटी का कोडिंग हो रहा है, फिर सॉफ्टवेयर बनेगा परफेक्ट, फिर आप जो भी डेटा डालो आंसर आएगा सीधा, है ना। तो मजा आएगा आपको जीएसटी में। चलो और कोई बोलेगा कुछ जीएसटी में, कुछ भी शेयर करना हो कि सर मेरे को ये मालूम है, मेरे को बोलना है, तो मैं उस पर थोड़ा ज्यादा लाइट दूंगा, है ना, थ्रो करूंगा थोड़ा उस पर। चलो, या फिर अगर आपका खत्म हो गया है तो अब मैं अपने हिसाब से शुरू करूं।
बट एक चीज मैं एक बार शुरू कर दूंगा, फिर है ना वो टॉपिक को मेरे को कंक्लूड कर देना। अभी सपोज आपको पूछ रहा था, अभी याद नहीं आ रहा है, अब मैं पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर आप बीच में कोई क्वेश्चन करोगे, सर ये मेरे को याद आया, ये भी मैं बताना चाहता हूँ, तो अभी वो टाइम वो चला गया। अब है ना, आप एट द एंड ऑफ माय डिस्कशन ऑफ दैट टॉपिक फिर मेरे से बात करना, तो फिर मैं आपको पूछूंगा कि बेटा आप कुछ आपको बोलना है, पूछना है तो आप मेरे को बता देना। तो क्या वो हमारा रिदम नहीं टूटेगा, ठीक है? क्योंकि रैंडमली कुछ भी ख्याल आ सकते हैं हमको कि सर ये बात था, रजिस्ट्रेशन का सर 20 लाख का लिमिट मेरे को एकदम याद आया। अब वो वहां नहीं निकालना है, जब मैं समझा रहा हूँ कोई पॉइंट चालू कर दिया तो फिर वो पॉइंट वहां नहीं बोलना है, ठीक है? एट द एंड ऑफ माय डिस्कशन में जब पूछूं तब आप बता देना, ठीक है? हम इंटरएक्टिव रहेंगे, जिससे आपको और मेरे को दोनों को एक इंटरेक्शन रहेगा, और लाइव लेक्चर का यही तो मजा है। आपके चेहरे मेरे को दिखेंगे, मैं जैसे क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही मेरे को फीलिंग आएगा, और आपको भी ऐसा ही फीलिंग आएगा कि आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो। तो चलो, लेट मी स्टार्ट विद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मैं उसकी हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू गो इनसाइड द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। सो सब लोग देखिएगा जीएसटी की हिस्ट्री को मेरे साथ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ मैं शुरू करता हूँ कुछ। जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना? सर्विसेज नहीं लिखता हूँ, सर्विस लिखता हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हमको बहुत जानना जरूरी है कि ये क्यों आया, कोई भी एक्ट क्यों बनता है। मैं उसकी पूर्व भूमिका में जा रहा हूँ, है ना, कि भाई ये कोई भी एक्ट बना तो क्यों बना, व्हाई दिस एक्ट, है ना? तो व्हाई जीएसटी, यहां से हम शुरू करते हैं। अब व्हाई जीएसटी समझाने के लिए मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि प्री जीएसटी रिजिम में या फिर प्री जीएसटी एरा, सर ये रिजिम एरा ये सब क्या होता है? तो रिजिम या एरा को एक आप ऐसा बोल सकते हैं, समय का मापदंड, आप समय के एंगल से बोल सकते हैं कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आया। जीएसटी कौन से डेट से आया? 1 जुलाई 2017 से, है ना? इट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो ये प्री जीएसटी एरा मीन्स ऑन और बिफोर 30 जून 2017, ये समय के अंतराल को हम प्री जीएसटी एरा या प्री जीएसटी रिजिम बोलेंगे, ठीक है? व्हाट डू मीन बाय प्री जीएसटी रिजिम? प्री जीएसटी एरा मीन्स समय गाड़ो, गुजराती में ऐसा बोलते हैं आप, समय, है ना? तो 30 जून 2017 तक जो पुराने स्टैट्यूट्स थे, पुराने लॉ थे, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, और वो गड़बड़ी की वजह से हमने वो पुराने लॉ हटाए और नए लॉ हम लाए, जो नए लॉ का नाम है जीएसटी, ठीक है? तो पहले तो नया क्या क्या आ गया, ये 1 जुलाई 2017 से जो जीएसटी आया उसमें क्या क्या आ गया, तो उसमें मैं पहला बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला आपका आया है सीजीएसटी एक्ट आया है एक, दूसरा आया है एसजीएसटी एक्ट, तीसरा आपका आया है यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट, जिसको हम यूटी जीएसटी बोलते हैं। तो तीसरा आपका आया है यूटी जीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट। चौथा एक आया है आईजीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, एंड पांचवा आया है कॉम्पनसेशन सेस। कॉम्पनसेशन सेस, कॉम्पनसेशन सेस।
अब ये कॉम्पनसेशन सेज क्या होता है सर? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डू मीन बाय दैट। अब न्यू जीएसटी मींस जीएसटी आने के बाद इतना बन चुका है, बट पहले क्या था, प्री जीएसटी रिजीम में क्या था, और ये नया आने की नया ये जो आया वो क्यों आया? तो पुराने में कुछ गड़बड़ थी इसलिए नया है। हमेशा याद रखना, चेंज या बदलाव जो भी आता है वो इसलिए आता है कि पुरानी सिस्टम से लोग यूज टू हो चुके होते हैं और उसमें कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होती है, इसलिए वो लोग वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए ये जीएसटी मीन्स कोई भी नया लॉ लेके आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको मालूम पड़ेगा। पहले कुछ था और अब कुछ है, और वो पुराना हटा के नया बना। आपको एक और उदाहरण देता हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 जो भी नया बना है, 2013 में बना, बट जब इंडिया आजाद हुआ उस टाइम पुराना कंपनीज एक्ट चल रहा था। 1956 में हमने खुद का कंपनीज एक्ट बनाया। वो 1956 वाला कंपनीज एक्ट कब तक चला? 2013 तक चला। एंड 1 अप्रैल 2014 से नया कंपनीज एक्ट चालू हो गया। अब ऐसा क्यों सर? इसलिए कि पुराने कंपनीज एक्ट में ना तकरीबन 650 सेक्शन थे। बहुत सारे सेक्शन ऐसे थे जो उन्होंने डोरमेंट कर दिए थे, निकाल दिए थे, काम के ही नहीं थे, तो सिचुएशंस चेंज हो गई थी। आप सोचो 1991 में हमने ओपन लिबरलाइजेशन पॉलिसी चालू की है ना, लिबरलाइजेशन तब से चालू किया, बट उससे पहला तो सब पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल था, तो उस टाइम कंपनियों में भी जो नियम थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल वाले ही नियम बने थे। अब 1991 के बाद सब ओपन कर दिया तो कंपनीज के भी नियम चेंज हो गए। पहले कुछ काम कंपनियां नहीं कर पाती थी, अब वो कंपनियां कर पा रही है, तो फिर उसके सेक्शंस में उन्होंने अकॉर्डिंगली चेंज किया। अब वो उसकी वजह से पुराने सेक्शंस को निकाल दिया उन्होंने कि अब तो लिबरलाइजेशन है तो पुराना निकाल देते। अब पुराना निकाला, अब वो सेक्शन है ना खाली बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल 420 नंबर का सेक्शन खाली है क्योंकि वो रिपेल कर दिया, निकाल दिया है ना। 500 नंबर का सेक्शन खाली हो गया है, 501 से 540 सेक्शन एक साथ निकल गए। अब क्या करेंगे? बट पुराना एक्ट है तो 650 सेक्शन बना के रखना है, हम वैसे सेक्शन के नंबर हटा नहीं सकते। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम एक काम करें, ये जो निकल गए हैं वो सेक्शंस को हटा दे, जो सेम टाइप के सेक्शंस है उसको कंबाइन कर ले, है ना। और कुछ जो नई जरूरियात है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड लेवल की, कि भाई वर्ल्ड लेवल में इतने इतने चेंजेस है जबकि हमारे एक्ट में ये सब चीजें नहीं है, तो लेट अस इनकॉर्पोरेट दोस थिंग्स इनटू द न्यू एक्ट। जैसे कि भारत में 1% कंपनी का कंसेप्ट नहीं था जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। पूरे वर्ल्ड में है ना, आप एक इंडिविजुअल आदमी भी कंपनी खोल सकता है, 1% कंपनी उसको बोलते हैं, ओपीसी। इंडिया में है ना पहले नियम ऐसा था, कोई भी कंपनी खोलनी हो ना तो मिनिमम 2 लोग चाहिए, प्राइवेट में, पब्लिक में मिनिमम 3 चाहिए। बट 2 लोग या 3 लोग ना हो तो कंपनी नहीं खोल सकते। तो मेरे को अकेले को खोलनी है तो नहीं खोल सकता, और मेरे को किसी से फायदा नहीं है तो आई कैन नॉट डू द पार्टनरशिप। मेरे को दूसरा मेंबर चाहिए ही नहीं, तो मैं फिर कैसे करूं? तो ऐसी ये वर्ल्ड लेवल की सिचुएशंस को मैच करने के लिए उन्होंने नया एक्ट बना दिया और 470 सेक्शंस ला दिए। तो इंस्टेड ऑफ 650 अराउंड सेक्शन उन्होंने 470। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बेटरमेंट हुआ, चेंज हुआ, वो क्यों हुआ? फॉर बेटरमेंट पर्पस। बस तो ऐसा ही है, जीएसटी क्यों बना? तो इट इज फॉर बेटरमेंट पर्पस। पुराने एक्ट्स में कुछ खामियां थी और वो खामियों को इधर दूर किया गया। ऐसा नहीं था कि खामियां ही खामियां थी, अच्छे पॉइंट्स भी थे, तो उन्होंने क्या किया, वो अच्छे पॉइंट भी इधर ले आए, है ना। विन विन सिचुएशन जैसा किया उन्होंने। पुराने एक्ट में जो गड़बड़ी थी वो गड़बड़ी हटाई, और जो अच्छी चीजें थी उसको रखी, और जो वर्ल्ड लेवल में हमको इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो चीजें एक्ट में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए वो सब चीजें उन्होंने लगा दी। तो ऐसा करके नया एक्ट बना। सो इट इज द फर्स्ट रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। भारत का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। हम आजाद हुए 1947 में, उससे पहले 1944 में एक एक्साइज एक्ट बना था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। तब से इनडायरेक्ट टैक्सेस चल रहे थे, उसमें कोई चेंज नहीं था 2017 तक। तो आप सोचो 2017 में पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म हुआ और ये चेंज। और मैं आपको लिख के देता हूं अभी भी कि ऐसा ही बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स में भी आने वाला है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, वैट था, वो सब हटके अब ये बना, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे।
बट डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है। तो इनकम टैक्स एक्ट भी हमारा सबसे पुराना है, 61 में बना है ना, 1961 62 के आजू बाजू वो बनाया है। अब वो 61 62 का एक्ट है, आज तक उसमें चेंजेस नहीं आए, मीन्स छोटे छोटे चेंजेस आए बट स्ट्रक्चरल चेंजेस, फंडामेंटल चेंजेस नहीं किए, उसको रीड्राफ्ट कभी नहीं किया गया। तो अभी ना उसका भी काम चल रहा है। वो लोग एक नया कोड बनाने जा रहे हैं, कोड का मीनिंग होता है लॉ, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड, डीटीसी, और वो भी आ सकता है। अभी बीच में तो अरुण जेटली थे, तब तो उन्होंने लाने का सोचा था, बहुत उस पर काम हो चुका है, बट है ना फिर मीनवाइल उनकी तबीयत बिगड़ी, जीएसटी आया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज आई, सो दैट इज वाई उन्होंने सोचा कि अभी उसको रहने दो, अभी नहीं रहने देते, पुराना ही चलाने दो, एक बार जीएसटी को स्टेबल हो जाने दो, फिर हम इसमें कुछ सोचेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आपका जब पढ़ाई खत्म होगा उसके आजू बाजू हो आएगा शायद, या फिर सीएमए बनने के बाद भी ऐसा पॉसिबल है कि उस टाइम इनकम टैक्स में पूरा चेंजेस आ जाए और डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड नया बन जाए और उस टाइम आपको नया लर्न करना पड़े। बड़े ना बच्चों, याद रखना हमेशा कि आपको जब भी एग्जिस्टिंग लॉज मालूम है और उसके बाद कुछ नया आया, तो आपको जो इंक्रीमेंटल पोर्शन है ना वही याद रखना होता है, हमेशा याद रखना। जो चेंजेस है वही याद रखने होते हैं, बाकी का तो आपको मालूम है। तो एज ए स्टूडेंट आपको कुछ जाएगा नहीं, आप है ना उस टाइम सीएमए भी बन जाओगे और उसके बाद कुछ चेंजेस आए तो जितना पुराना था वो तो मालूम ही है आपको, तो सिर्फ चेंजेस याद रखने। तो उस टाइम है ना बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह होंगे, जो भी एक्सपर्ट होंगे ये फील्ड के, वो एडवांस में रीड कर करके बाकी के लोगों को क्लैरिटी के लिए सेमिनार्स देंगे, और वो सेमिनार्स आप अटेंड करोगे तो आप लर्न कर पाओगे। मैं खुद जब इनडायरेक्ट टैक्स में मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, वैट्स, वो सब जो पुराना था वो पढ़ा रहा था। अब एकदम से 2017 में चेंजेस आ गए, तो फिर हम लोगों ने भी यही किया था। हम प्रोफेशनल तो है, बट मैं तो 2008 में सीए में हुआ, उस टाइम तो जीएसटी नहीं था, है ना, 2017 में आया। तो हमने भी क्या किया, हमने भी पढ़ा, बहुत सारी बुक्स परचेज की, पढ़ा, कुछ ऐसे सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए, है ना, तो अच्छे लर्नेड लोगों को भी सुना। एक्सपीरियंस है ना, कभी भी आप किसी का एकदम से बाय नहीं कर पाओगे। आप है ना मनी से सब कुछ बाय कर सकते हो, एक्सपीरियंस बाय नहीं कर सकते। मेरे को सपोज ये पेन पसंद है तो मैं ले आऊंगा पैसे दे के, 100 रुपए का होगा, वो नहीं दे रहा है तो 200 दे के ले आऊंगा। बट है ना, अगर किसी के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो मेरे में इंस्टॉल करना है, तो वो पैसों से नहीं आएगा, या तो वो बंदे को लाना पड़ेगा मेरे यहाँ, बराबर है, बट उसका एक्सपीरियंस जो है वो मेरे में इंस्टॉल नहीं हो सकता है। तो याद रखना हमेशा, जो भी लर्नेड लोग हैं, जो सुपर रिच इन एक्सपीरियंस है, हमेशा एज ए प्रोफेशनल उनको रिस्पेक्ट देना, है ना। जो भी आपके सामने सीए में खड़ा है, सीए खड़ा है, सीएस खड़ा है, कोई भी हो, पहचान वाला या ना पहचान वाला, बट वो क्वालिफिकेशन लेके खड़ा है, कुछ जॉब करके बैठा है, तो फिर उसके एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करना है ना। तो ये आप एज ए प्रोफेशनल मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आप सभी को, प्रोफेशनल्स को ड्यू रिस्पेक्ट देनी। ओके, चलो, तो अब आगे बढ़ता हूँ। तो पुराने में कुछ प्रॉब्लम्स थे, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स थे वो हमको देखने हैं। तो राइट नाउ माय नेक्स्ट 15-20 मिनट्स वुड बी स्पेयर इन द ओल्ड लेजिस्लेशन। आपको लगेगा सर जीएसटी आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, सच बात है, मैं आपको जीएसटी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पुराने कायदे के बारे में बताऊंगा। पहले कायदा बताऊंगा, फिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी वो बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या देखना है, ओल्ड लेजिस्लेशंस में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पहले थे और उसके अंदर क्या गड़बड़ी थी, और फिर वो गड़बड़ी दूर करने के लिए कैसे जीएसटी लाया, है ना, जीएसटी में वो गड़बड़ी कैसे दूर की। अब ये जो पुराने लेजिस्लेशन बताऊंगा, उसके रूल्स बताऊंगा, उसकी गड़बड़ी बताऊंगा, जीएसटी में वो गड़बड़ी कैसे दूर हुई, ये क्वेश्चन का जवाब के लिए तो आपको ये पूरा इंटरमीडिएट आपका चलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट में पूरे 3-4 महीने में हम जो जीएसटी पढ़ेंगे ना, उसमें ये पूरी गड़बड़ी पुरानी जो थी वो कैसे सॉर्ट आउट हुई, वो प्रैक्टिकली तब मालूम पड़ेगी। जब तक कोर्स कंटेंट खत्म नहीं होगा, तब तक पूरा एग्जैक्टली वो पुराना प्रॉब्लम कैसे निकाला वो एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ेगा। अभी मैं बोलूंगा ना तो आपको एक बेसिक आइडिया आएगा, बट पूरा जो डिटेल्ड एक्सपर्टाइज है वो एट द एंड ऑफ दिस सेशन ऑफ जीएसटी आपका आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। अब पुराने लॉ में मेरे को कुछ समझाना है कि पुराने लॉ में क्या था, ये तो नया वाला है, तो अब मैं पुराने वाले लॉ बताने जा रहा हूँ कि पुराने वाले लॉ में कौन कौन से थे। तो पुराने वाले लॉ में सबसे पहला था एक्साइज एक्ट, है ना। ओल्ड लेजिस्लेशंस के बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो अब जरा देखना। ओल्ड लेजिस्लेशंस में सबसे पहले है एक्साइज एक्ट, जिसको हम बोलते थे सेंट्रल एक्साइज एक्ट। फिर दूसरा एक्ट था द
सेंट्रल, एक मिनट, सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक मिनट बच्चों, कुछ लिखने में फॉन्ट्स गड़बड़ हो रही है सॉफ्टवेयर में। दी सेंट्रल सेल्स टैक्स। तीसरा जो था वो था दी वैल्यू एडेड टैक्स। चौथा था वो सर्विस टैक्स था। अब हमको देखना है कि ये चारों एक्ट में गड़बड़ी क्या थी, है ना। ये मेन जो एक्ट थे जो पहले आपके कोर्स में भी थे, और ये सभी एक्ट निकल गए। कौन सा? सेंट्रल एक्साइज एक्ट निकला, वैट निकला, सर्विस टैक्स निकला, है ना। फिर क्या बोलते हैं उसको, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, फिर वैट लोकल वैल्यू एडेड टैक्स, ये निकला। ये सभी टैक्स निकले और उसकी जगह कौन सा आया? तो उसकी जगह जीएसटी आया। तो देखो, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड सर्विस टैक्स, ये चार पुराने थे। वैसे तो है ना, मैं बताऊं आपको, एक डिजिट बता देता हूं। पुराने 17 एक्ट्स थे। देयर आर 17 एक्ट्स जो उन्होंने रिपील किए, मींस कैंसिल किए, और वो सबको हटा के उसकी जगह ये जीएसटी लाया, है ना। तो पुराने एक्ट हट गए, और कुछ एक्ट ऐसे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे, और कुछ एक्ट ऐसे थे जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए थे, दोनों ने हटा दिए, है ना। और वो लोगों ने मिलकर ये जीएसटी बनाया। ये जीएसटी अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, वो अकेले स्टेट गवर्नमेंट का भी नहीं है, दोनों ने मिलकर बनाया। अब है ना, कुछ चीजों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपका पहला सेशन है तो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। अब ये जो गड़बड़ हो रही है पुराने एक्ट में, वो तो मैं समझा ही रहा हूँ, बट अभी मैं एक सिस्टम समझा रहा हूँ कि भारत में एक्चुअली कोई भी लॉ बनता है तो कैसे बनता है। तो जरा देखो, भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम बंधारण बोलते हैं। ये बंधारण गवर्नमेंट फॉर्म करता है ना। ये बंधारण में कुछ पावर्स दिए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर्स दिए हैं, उसमें से गवर्नमेंट बनती है। और आपको मालूम है गवर्नमेंट के दो प्रकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी ये तीसरा गवर्नमेंट है। यस, कैसे सर? सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम मोदी साहब बोलेंगे, है ना। फिर स्टेट गवर्नमेंट हम रूपाणी साहब को बोलेंगे, गुजरात का, है ना। हम लोग सब गुजराती है तो गुजरात में रहते हैं। बट तीसरा लोकल गवर्नमेंट, सर उसमें कौन से साहब आएंगे? उसमें हमारा बड़ौदा, हम बड़ौदा में रहते हैं तो वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है। उसमें जो मेयर होता है ना, मेयर, ही इज द पर्सन, ठीक है। तो ये तीसरी गवर्नमेंट है। अभी राइट नाउ हु इज मेयर आई डोंट नो, बराबर चेंज होता रहता है उनका। तो पहले कुछ थे, अब कुछ नए हैं, बट जो भी हो, मेयर जो है ना वो बड़ौदा का मेन आदमी है ना। तो वो बंदा लोकल बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चला रहा है, ठीक है। तो वो लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं उसको, दैट इज, उसका नाम है लोकल अथॉरिटीज। जो लोग एसवाई बीकॉम में आएंगे ना, वो पर्सन की अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ेंगे, और पर्सन की अलग अलग डेफिनेशन इनकम टैक्स में आती है। उसमें इंडिविजुअल आता है, फिर पार्टनरशिप फर्म आता है, कंपनी आता है, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आता है, फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन आता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आता है। ऐसा ही उसके अंदर ये लोकल अथॉरिटीज भी आता है। लोकल अथॉरिटी मीन्स लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, भारत में 3 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चल रहा है। अब देखिएगा, आज के दिन में जस्ट आप इंफॉर्मेटिव ले लो कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बनती है, फिर गवर्नमेंट क्या बनाती है? लॉ बनाती है। गवर्नमेंट क्या बनाती है? लॉ बनाती है। अब सर ये लॉ क्यों बनते हैं? बाय द वे, लॉ इसलिए बनते हैं कि देश को चलाने के लिए नियम चाहिए। अगर नियम नहीं बनाएंगे तो कोई भी आदमी कुछ भी करेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप अभी अपने घर में बैठे हो, सब लोग घर में बैठे बैठे पढ़ते हो, बराबर है। अब सपोज आप घर में
सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, आप घर में भी है ना एक लेजिबल कपड़े पहन के बैठते हो, लेजिबल कपड़े, है ना। अब आप सोचो कि आदिवासी लोग थे, वो तो कपड़े ही नहीं पहनते। इवन गर्मी में भी हम लोग सब है ना, तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि एसी चालू करे, ये शर्ट वर्ट निकाले, थोड़ा शांति से बैठे, गर्मी बहुत है उस, बट वो कब करते हैं जब रूम बंद करके कोई ना हो, तब हम बैठते हैं ऐसा, अपना शर्ट निकाल के भी बैठते हैं, हमको गर्मी लगती बैठते हैं। बट आप मेरे को बताओ, इज इट लेजिबल प्रैक्टिस टू सिट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ ए फैमिली? आंसर इज नो। रीजन इज वाई, बिकॉज हमने कुछ नियम बनाए, लिखे नहीं है, बट हमारे फैमिली के कुछ नियम है कि भाई घर में हम लड़के या लड़की को कुछ इस तरह से कपड़े पहनने हैं, इस तरह से पेश आना है, इस तरह से आपको रिस्पेक्ट मीन्स जो आपके वडील है घर के, उनसे इस तरह से बात करनी है। तो ये जो जो नियम बने ना, ये जरूरी है। अगर ये नहीं होते तो आप सोचो कैसा होता। आप कभी भी सोचो कि नियम बिना का समाज कैसा होता है, जहाँ रूल्स ही नहीं है ना। सोसाइटी ही नहीं बोलते ना उसको, फिर इट इज नॉट अ सोसाइटी। सोसाइटी कब होती है? जब लोग मिलते हैं और कुछ नियम बना के वो नियम पे एग्री होके चलाते हैं अपना, उसको हम सोसाइटी बोलते हैं, है ना। तो समाज तो ऐसे नहीं चलेगा। तो समाज के लिए क्या जरूरी है? नियम बनाने जरूरी है। इसलिए हमारा देश चलाना है, तो देश चलाने के लिए हमने गवर्नमेंट बनाई, बट अब गवर्नमेंट क्या करेगी? नियम बनाएगी और सभी को बोलेगी कि हमको बहुत अच्छे से सभी को सोसाइटी में रहना है, तो हमको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अब सपोज मेरे को रात को 2 बजे ही गाने का शौक हो और मैं जोर जोर से गाऊं या कुछ मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, रात को 2 बजे बजाऊं, तो है ना, ये प्राइवेसी का भंग होगा किसी का, है ना। मैं तो सपोज अपने टेरेस में या गैलरी में जोर जोर से गा रहा हूँ, बट आजू बाजू वालों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। करूंगा तो सर फिर कोई कंप्लेंट करेगा पुलिस में, और फिर पुलिस आएगी, आपको गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए हैं, वो नियम का आपने भंग किया, फिर आपको सजा होगी, है ना। तो ऐसा होता है। तो आप समझ लो, पहले रूल बनाने जरूरी है। सो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में से गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट ने नियम बनाए। अब ये जो नियम बनाने का प्रोसेस है ना बच्चों, वो ऐसा बटा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये लॉ बनाने का प्रोसेस है ना, वो लॉ बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब लॉ कैसे बनता है सर? वो समझ लो कि लॉ का प्रोसेस क्या होता है। पहले तो है ना, कोई भी लॉ बनाने के लिए वो लॉ की नीड खड़ी होती है, जरूरियात। सर ये क्या है? अब वो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आजाद हुए तब भारत में उतने ज्यादा व्हीकल्स नहीं थे, मोटर व्हीकल्स, है ना, व्हीकल्स नहीं थे। तो व्हीकल्स नहीं थे, इवन पक्की सड़कें नहीं थी, इसलिए कोई मोटर व्हीकल 4 व्हीलर वगैरह तो नॉर्मली गांव में कोई जाता ही नहीं था। मैं आजादी की बात कर रहा हूँ, 47 की। कुछ कुछ सिटीज थे कि जहां जहां अंग्रेजों ने बनाया था और अंग्रेजों ने अपने व्हीकल्स रखे थे, अदरवाइज उतना ज्यादा नहीं था। तो उतने ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स वगैरह उस टाइम नहीं होते थे। बट लेटर ऑन सिविलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ इंडिया में, सड़कें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, फिर कंपनियां आई और उन्होंने कार बनाए, 2 व्हीलर्स बनाए, मशीनी औद्योगिकरण जिसको हम बोलते हैं वो हुआ। उसके बाद है ना, जब से व्हीकल्स बढ़े ना, तब से एक्सीडेंट्स बढ़े। एक्सीडेंट्स बढ़े तो फिर उन्होंने लगा कि यार ये ऐसे ही नहीं चला सकते, तो कुछ नियम बनाते। तो उसके बाद ट्रैफिक के रूल्स बने। आप समझो, जब तक उसकी जरूरत नहीं थी, हम जब बैलगाड़ी पे घोड़े पे जाते थे तो एक्सीडेंट नहीं होता था, है ना, एक दूसरे से एक्सीडेंट नहीं हो जाता था उस टाइम पे। बट अभी 2 व्हीलर 4 व्हीलर एकदम, आप कोई 40 की स्पीड पे जाता है, कोई 140 की स्पीड पे जाता है, एक्सीडेंट हो गया तो वहां नियम बनाने पड़ते हैं। तो आप समझ लो, जब तक नीड नहीं थी ना, नियम नहीं बने थे, बट जैसे ही नीड आ गई, नियम बने। एक दूसरा आपको लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। पहले ना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं करते, मीन्स आप 25 साल 20 साल पहले की बात सोचो, जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे। मैं अभी 37 का हूँ, 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं उस टाइम 12 ईयर्स का हूँ, 1995 के आजू बाजू की बात कर रहा हूँ। अब उस टाइम क्या चल रहा था मालूम है? मैं बड़ौदा में नया नया रहने को आया था, है ना। हमारे टाइम ना तो मोबाइल था ना कुछ था। कुछ भी लेने को जाना हो ना, तो नॉर्मली लोग कैश से ही लेके जाते, लेने के लिए जाते थे, कैश लेके जाते थे, खरीद के आते थे। वहां चेक भी उतने नहीं चलते थे। गांव में तो ये चेक बैग था ही नहीं, सब कैश ही था जो भी था, ठीक है। फिर लेटर ऑन बैंकिंग सेक्टर डेवलप होते हुए मैंने देखा, फिर चेक का मीन्स ट्रांजेक्शन बढ़ा। सो इंस्टेड ऑफ कैश, शहरों में हमने देखा कि चेक से भी ट्रांजेक्शन होते थे। फिर लेटर ऑन है ना, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी शुरू हुए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन।
अभी आप लोग ये गूगल पे कर रहे हो, पेटीएम कर रहे हो, है ना, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर कर देते हो रुपए, आईएमपीएस करते हो, आरटीजीएस करते हो, पहले इतना नहीं था इजी। अब ये कैसे हुआ? तो सबसे पहला रिफॉर्म हुआ ईयर 2000 में, भारत में एक एक्ट आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और वो एक्ट जो आया उसके थ्रू, है ना, जो जितने भी ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन्स थे उसके लिए ओपन उन्होंने कर दिया। उन्होंने कर दिया कि अब आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, उन्होंने अब ओपन कर दिया कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उन्होंने ओपन कर दिया कि आप ऑनलाइन बुक्स बना सकते हो। पहले तो बुक्स भी फिजिकल बनाने पड़ते थे, ये एक्ट नहीं आया था ना, उससे पहले सब लोग अपने बुक्स भले कंप्यूटर में बनाए बट उसकी प्रिंट आउट रखना कंपलसरी था। क्योंकि कोई सपोज कोर्ट में गया और बोला कि मेरे को सबूत दो, और वो है ना अपना फ्लॉपी या सीडी लेके देखे, सब देखो उसमें पूरा अकाउंट है लिखा हुआ, तो कोर्ट नहीं उसको मंजूर करता था। क्योंकि इंडिया में एक एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट, और एविडेंस में सिर्फ फिजिकल एविडेंस माने जाते थे, ये सॉफ्ट कॉपी वाला नहीं चलता था। फिर 2000 के ईयर में उन्होंने आईटी एक्ट लाया, और आईटी एक्ट में उन्होंने सभी चीजों में जहां जहां एविडेंस में फिजिकल चीजें चाहिए थी वहां उन्होंने चेंजेस किए। अब आप ऑनलाइन भी भेजोगे तो भी चलेगा। अब ये जरूरत आन पड़ी क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे हमको जब कॉम्पीट करना है, वर्ल्ड लेवल की रीति रिवाज अगर हमको फॉलो करनी है, तो हमको भी ऑनलाइन होना पड़ा। और फिर हम थोड़े थोड़े डिजिटल हुए, तो उसके लिए ईयर 2000 में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। ईयर 2008 में उसको फिर से रिवाइज किया गया। बट ये क्यों बनाते हैं आप समझो, मेरे को सिर्फ एक चीज बोलनी है कि नीड खड़ी होती है तब लॉ बनता है, उसके बिना लॉ नहीं बनता। ठीक है, तो नीड खड़ी होती है। अब नीड खड़ी होती है, फिर लॉ कौन बनाएगा सर? घर के लॉ कौन बनाता है? बा दादा बनाते हैं, पापा मम्मी बनाते हैं, या हम बनाते हैं? आप समझ लो, तो कोई अथॉरिटी होती है ना, कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी जो बनाएगा। तो घर का जो मोस्ट एक्सपीरियंस बंदा है, हम फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो घर में जो मोस्ट एक्सपीरियंस या एल्डर बंदे हैं वो लोग ही लॉ बनाते हैं। आप समझ लो, तो ऐसा ही है कि भारत के अंदर भी जो सबसे एल्डर है वो बनाएगा, और सबसे एल्डर होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। अब उसका प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है? तो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो उसको विधानसभा बोलते हैं, वहाँ विधानसभा, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं उसको, विधानसभा, जहाँ स्टेट के चुनिंदा लोग जाते हैं। इधर मैं बड़ौदा में रहता हूँ, तो बड़ौदा में मेरे आजू बाजू एक, मैं नाम बताऊंगा, एक शैलेश सोट्टा करके एक आदमी है, डभोई से, वो पार्लियामेंट एमएलए है ना, डभोई से एमएलए है, रहते हैं इधर बड़ौदा में, हमारे सूर्यनगर के पास। बट वो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डभोई से वो इलेक्शन जीते और वो एमएलए बन गए। ठीक है, अब ये गुजरात का जो लेजिस्लेटिव असेंबली गांधीनगर में है, वो वहां वो रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, वो एरिया को। ठीक है, तो ये लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कहलाते हैं। ऐसा एक दूसरा है, ये स्टेट चलाने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली है। ऐसा देश चलाने के लिए, पूरे सभी स्टेट्स का एक्यूमुलेशन, दैट इज अवर कंट्री, तो वो चलाने के लिए हमारा पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट में 2 सत्र है, आपको मालूम है, 2 सदन है, सॉरी सत्र नहीं, सदन। एक है जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, एंड दूसरा है राज्यसभा, है ना। तो लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके जो चुनिंदा लोग होते हैं उनको ही बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखो, ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो लोग ये लॉ बनाने का काम करते हैं। तो पहले लॉ की नीड खड़ी होगी, फिर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा गवर्नमेंट को कि भाई लॉ बनाओ, फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने लॉ मेकिंग डिवीजन होगा गवर्नमेंट का, और उनको वो काम सौंपेगा कि ये मैटर के रिलेटेड आप लॉ का एक ड्राफ्ट बना दो। फिर वो लोग क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज के ये मैटर के रिलेटेड लॉ का स्टडी करेंगे। फिर उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसके जैसा लॉ इंडिया में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जैसे मैं बताऊं कि जीएसटी लाना था, तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग देशों का जीएसटी का मॉडल देखा था। उस टाइम तकरीबन 144 देशों में जीएसटी लग चुका था। तो हमने फिर वहां के कुछ मॉडल्स एक्सेप्ट किए, और मैं बताऊं, हमारा इंडिया का जो जीएसटी है ना, वो हमारा कैनेडियन मॉडल हमने फॉलो किया है। कनाडा में ऐसा जीएसटी चल रहा है ना। तो ऐसा हमारे देश में भी कोई भी लॉ बनता है तो उसके लिए हमारा जो लॉ मेकिंग डिवीजन है, वो पहले जो ड्राफ्ट लॉ बनाएगा, वो है ना पूरे वर्ल्ड में स्टडी करेगा कि ऐसा ऐसा रिलेटेड लॉ वर्ल्ड में कौन कौन से है, फिर उसके रिलेटेड इंडिया में प्रोविजंस कैसी बनाई जाए, वो एक ड्राफ्ट लॉ नियम बना के पार्लियामेंट को रखेगा। फिर वो ड्राफ्ट लॉ में भी फिर से कुछ एक्सपर्ट्स को रखा जाएगा
कि भाई आप एक्सपर्ट हो अपने अपने फील्ड के, तो यहाँ हमने ये ऐसा ड्राफ्ट एक जनरल नियम अभी बनाया, आप उसके अंदर सजेशंस बताओ। मैं आपको बताऊं, मैं प्रोफेशनल हूँ 2008 से। मैंने 2 बार ये फेस किया है, 2013 में जब कंपनीज एक्ट आ रहा था और अभी 2017 में जो जीएसटी आ रहा था, दोनों टाइम पे जितने भी सीए, सीएमए और सीएस है, एंड इवन लॉयर है, मैं लॉयर भी हूँ, तो जितने सीए, सीएमए, सीएस, लॉयर्स, ये जितने प्रोफेशनल्स है ना, उन सभी को ये लॉज की, दैट इज कंपनीज एक्ट की एंड जीएसटी की ड्राफ्ट कॉपी उस टाइम हमारे मेल आईडी पे आई थी, गवर्नमेंट ने भेजी थी और बोला था कि आप प्रोफेशनल्स हो, आप अपने अपने एरिया में काम कर रहे हो सालों से, हम ये एक्ट में चेंज करने जा रहे हैं, आप अपने एक्सपर्ट सजेशन दो इसके अंदर। फिर जो लोग जितनी जितनी जिस मास्टरी थी, उन्होंने अपने अपने सजेशंस ईमेल किए गवर्नमेंट को, उन्होंने एक रफ कायदा बना दिया एक बार, फिर सजेशंस एक्सेप्ट किए, फिर वो सजेशंस को भी इनकॉर्पोरेट किए, सजेशंस को भी इनकॉर्पोरेट किया। अब वो सजेशन इनकॉर्पोरेट करने के बाद उन्होंने कोई लॉ के एक्सपर्ट से देखा कि आपका ये सजेशन हम सपोज लगा देंगे, बट ये सजेशन लगाने से कोई दूसरा एक्ट का कोई प्रोविजन तो वायोलेट नहीं होता है ना, वो भी देखना पड़ेगा। तो उन्होंने ये सब चीजें देखी, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास वो लॉ बनाया के रखा, जिसको हम बोलते बिल 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 बोलते इसको। पहले जो बनाया था वो ड्राफ्ट लॉ था, वो ड्राफ्ट लॉ अभी ऐसा पक्का हुआ तो फिर अब पार्लियामेंट में उसको रखा, तो उसको बोलते हैं बिल, अमेंडमेंट बिल। तो ऐसा बिल रखते हैं पार्लियामेंट में, फिर पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में उसको पारित करना पड़ता है। उसमें मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उस पर अपनी सहमति बनाएंगे, अपनी राय देंगे कि यस वी आर रेडी टू चेंज दिस लॉ, तब फिर या फिर वी आर रेडी टू अडॉप्ट दिस न्यू लॉ, तो वो अपनी सहमति बताएंगे। जिसको कुछ विरोध करना है तो वहां उनका जो सत्र चलता होगा, 3 बार हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का सत्र चलता है। एक है मॉनसून सेशन, जिसको हम चौमासू सत्र बोलते हैं, है ना, फिर शियाळु सत्र, जिसको हम गुजराती में शियाळु सत्र बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसको हम विंटर सेशन बोलते हैं, है ना, एंड फिर उनाडू सत्र, जिसको हम समर सेशन बोलते हैं। ये 3 बार हमारी पार्लियामेंट लगती है और उसमें कुछ कुछ दिन वो लोग मिलते हैं सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और उसमें जो भी ऐसे नए नए चेंजेस लाने हैं, लॉ बनाने हैं, वो लोग वहां डिस्कशन करते हैं, वहां लॉ रखा जाएगा और फिर डिस्कशन होगा। वो जो लॉ लाने वाला आदमी है वो कौन सी मिनिस्ट्री का है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ये जो जीएसटी लाए थे, उसका पूरा प्रस्ताव रखा अरुण जेटली जी ने। अरुण जेटली जी वॉज फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस के अंदर में ही ये टैक्सेशन आता है, और वो टैक्सेशन में चेंज लाना चाहते थे, तो पूरा प्रस्ताव उसके कैबिनेट मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने रखा था। उसकी सभी प्रोविजंस उन्होंने पढ़ी थी, सभी को एक्सप्लेन किया कि जीएसटी में हम ये करने वाले हैं। फिर सामने वाली पार्टी से जो अपोजिशन में है, वो उसमें कुछ खामियां निकालेंगे, तो वो वहां पूछेंगे, वो उनका जवाब देंगे, ठीक है। और ये सब चीजों को एड्रेस करने के बाद सत्र में सभी लोगों की राय ली जाएगी और फिर वो पास करेंगे, वो लोकसभा में पास होगा, फिर वही बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। वो राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, कुछ रमतवीर होंगे, है ना, कुछ साइंटिस्ट साइंस फील्ड में आगे होंगे, है ना, कुछ स्पोर्ट्स में आगे होंगे, ऐसे अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट्स को वो रखते हैं। जैसे कि जावेद अख्तर, रेखा, जया प्रदा, जया भादुरी, फिर ये जया भादुरी मीन्स ये अमिताभ बच्चन की वाइफ, है ना, मैडम जया। तो ये सभी लोग वो राज्यसभा के मेंबर्स थे। अब उनको तो क्या पॉलिटिक्स आता है, बट दे आर इन एक्टिंग फील्ड, तो वहां उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, तो राज्यसभा में ऐसे ही लोग होते हैं, है ना, कोई स्पोर्ट्स वाला, इवन सचिन भी रहा है, इवन अभी राइट नाउ ये क्या नाम है इनका, सनी देओल इज आल्सो ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा, है ना, पहले हेमा मालिनी थी, धर्मेंद्र थे, ये सभी। अब आप सोचो ये सबको उधर रखेंगे, वो सब भी अपना कुछ व्यू देंगे और फिर पास करेंगे। अब मेजोरिटी से जब वो लॉ उधर से पास होता है, फिर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट भारत का राष्ट्रपति, है ना, उसका सिग्नेचर उस पर डालना पड़ता है। अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने पास किया तो प्रेसिडेंट विल साइन ओनली, कर देंगे वो साइन, और वो जब साइन होता है ना, उस दिन से वो लॉ बनता है। और वो लॉ बन गया, बट वो लॉ में भी एक डेट लिखी होती है कि दिस लॉ वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम सो एंड सो डेट। अबे ना, कंपनीज एक्ट 2013 में पारित हो गया था, बट उन्होंने उसकी एप्लीकेबिलिटी बनाई थी 1 अप्रैल 2014 से। तो भले वो 2013 का एक्ट है, 2013 में ही पार्लियामेंट्री परमिशन मिल गया, बट उन्होंने एप्लीकेबल किया 1 अप्रैल से, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च का होता है, सो 1 अप्रैल से उसको एप्लीकेबल किया। आर यू गेटिंग? तो ऐसे करके पूरा लॉ बनता है।
ये मैंने आपको लॉ बनाने का प्रोसेस समझाया, ठीक है। ये क्यों समझाना जरूरी था कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमको मालूम ही नहीं होता है कि ये सब कैसा होता है। बीकॉम में तो हमको मालूम है कि कैसे, आप मेरे को बताओ, बहुत सारे बच्चे आफ्टर बीकॉम आए हैं, आई थिंक पार्थ है, नियति है, कृतिका है, इवन क्या है, दूसरे भी लोग इधर दिख रहे हैं मेरे को। तूने अपना नाम नहीं रखा, टेक्नो स्पार्क है ना, एकता है इवन। तो ये सब बच्चे जो बीकॉम पढ़ के आए हैं, इवन एंजल है। आप सोचो, आप लोगों ने बीकॉम में ये प्रोसेस पढ़ा है कभी कि कोई भी बार ऐसा लॉ पास होता है, कैसे होता है? ये पहली बार आपने जाना होगा, आई होप सो। कोई अच्छे टीचर होंगे जिनको लॉ में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा, नॉलेज होगा, तो वो शेयर करेंगे, बट अदरवाइज ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद अपने एलएलबी में पढ़ा था, ये नॉर्मल ग्रेजुएशन में नहीं आता है ये। तो ठीक है, तो ये लॉ बनाने का प्रोसेस है पूरा। अब लॉ बना, अब आपको मैंने बताया कि लॉ क्यों बनता है, पहले नीड खड़ी होती है, फिर नीड खड़ी होने के बाद ये प्रोसेस फॉलो होता है, और ये प्रोसेस फॉलो होने के बाद ये लॉ बनता है। बट आपको मालूम है कि ये प्रोसेस इनिशिएट कहाँ होता है? कुछ लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कुछ लॉ ये दोनों मिलके बनाते हैं। सर तो उसका क्लासिफिकेशन कहाँ है? उसका क्लासिफिकेशन मैं आपको इधर बताने जा रहा हूँ, सब लोग देखिएगा। उसके अंदर वो प्रोसेस तो मैंने बता दिया, प्रोसेस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर आर लिस्ट। पहले तो मैं शेड्यूल बताता हूँ। ये प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब लॉ के अंदर लॉ कौन बनाएगा, तो उसके बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ, सब लोग देखो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखना खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने कुछ शेड्यूल्स बनाए हैं, और वो शेड्यूल्स में एक 7th नंबर का शेड्यूल है, 7th शेड्यूल। वो 7th शेड्यूल में उन्होंने 3 लिस्ट दिए हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ये लिस्ट 1 में जो मैटर्स है, उस ये लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट। ये लिस्ट का नाम क्या है? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 का नाम है, उसका नाम है स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये यूनियन लिस्ट है ना, उसमें जितनी भी मैटर्स लिखी गई है, वो सब मैटर्स के रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। जो लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है, उसमें जितनी भी मैटर्स लिखी गई है, उसके रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स लिखी गई है, उसके रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके बनाएगी, इसीलिए उसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट है, ठीक है। अब समझ लीजिए, लिस्ट 1 की जो मैटर्स है, उसके रिलेटेड लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। लिस्ट 2 में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकता है, एंड लिस्ट 3 में सिर्फ सेंट्रल एंड स्टेट मिलके बना सकते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट तो उसका है एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस जो लिस्ट 1 हमने देखा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, उसमें 82 नंबर की, 82 नंबर की एंट्री है। वो एंट्री में लिखा है कि इनकम टैक्स रिलेटेड, मींस इनकम रिलेटेड टैक्स बनाने का राइट, और वो किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उन्होंने उसके बेस पे इनकम टैक्स एक्ट बनाया हमारा। आर यू गेटिंग? पहले वेट था, वेट। तो वेट के लिए उस टाइम एंट्री नंबर 54 थी लिस्ट 2 की, स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 54 थी, जिससे हर एक स्टेट गवर्नमेंट को वैल्यू एडेड टैक्स नाम का एक्ट बनाने का राइट मिलता था। फिर एंट्री नंबर 84 थी, 83 कस्टम्स, एंट्री नंबर 84 वो एक्साइज की थी, है ना। एक्साइज नाम का एक्ट बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, कस्टम्स नाम का एक्ट बनाने के का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये सब एंट्रीज उधर लिखी है। तो आपको उस हिसाब से समझना है कि ये जो कोई भी लॉ बना है, वो किसने बनाया है। तो उसको जहां कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया गया है, उस हिसाब से वो बंदा लॉ बनाएगा। इधर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा और स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, और सेंट्रल या स्टेट मिलके जब बनाते हैं उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। सर उसमें क्या आता है? तो कॉन्करेंट लिस्ट में मैं बता देता हूँ, जितने भी एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज वगैरह है, उसके रिलेटेड कुछ भी नियम है, इवन फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ नियम है, जंगल रिलेटेड, है ना। तो वो सब नियम जो है वो कौन बनाएगा? उसके रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? तो वो सेंट्रल एंड स्टेट मिलके बनाएंगे, जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो इतनी चीजें समझ में आएगी आज आप है ना, जस्ट आप बस माहौल बना रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, आप माहौल में आ रहे हो, आप धीरे धीरे आप है ना टैक्सेशन के अंदर, लॉ के अंदर आप आ रहे हो, है ना। एक बार ऐसे सिस्टमेटिकली आओगे ना तो मजा आएगा। एकदम से मैं चालू कर दूं CGST एक्ट, SGST एक्ट और उसमें ये है, ये सेक्शन है, चलो शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको है ना, हम गुजराती में उसको क्या बोलते हैं मालूम, छीछरू, है ना, ऊपर, गुजराती में ऊपर छल्ले ऐसा भी एक शब्द है, तो ऐसा नॉलेज आएगा आपको। जबकि मैं ऐसे रूट में जाऊंगा ना तो आपको डिटेल नॉलेज आएगा, आपको एक परफेक्ट प्रोग्रामिंग होगा आपका। तो जरा देखिएगा, आपका सर्वर हैंग नहीं हो जाएगा फिर लेटर ऑन कोई भी क्वेश्चन आया तो अभी आप प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ध्यान देना प्रॉपरली। चलो, अब मैंने आपको बताया कि ये लिस्ट है अलग अलग, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट में जो भी चीजें लिखी है उसके रिलेटेड लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन, सेंट्रल एंड स्टेट मिलके बना सकते हैं। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, जीएसटी कैसे बना। तो जीएसटी में सेंट्रल ने भी बनाया है और स्टेट ने भी बनाया है, ठीक है। सेंट्रल एंड स्टेट दोनों ने मिलके खुद के लॉ बनाए। अभी मैं बताऊं आपको, मैंने यहाँ जो लिखा था कि ये 5 लॉ है, बराबर है। कौन कौन से 5 सेंट्रल, सॉरी पुराने लॉ कौन से थे, पुराने लॉ का नाम लिखा है ना, हाँ देखो, CGST, SGST, UTGST एंड IGST, इवन कॉम्पनसेशन। अब ये सभी में मैं बताऊं कि CGST एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, IGST एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, कॉम्पनसेशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, ये SGST एक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, यूनियन टेरिटरी टैक्स वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट कंसिडरिंग द यूनियन टेरिटरी। बाय द वे, ये यूनियन टेरिटरी क्या होता है, अब कुछ लोगों को ये यूनियन टेरिटरी शब्द को भी समझाना पड़ेगा मेरे को। ये यूनियन टेरिटरी होता क्या है, उसको हम गुजराती में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, ये 3 शब्द ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमको मालूम ही पड़ जाएगा कि ये जो एरिया है ना, वहां केंद्र दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश, ये प्रदेश मीन्स ऐसा एरिया कि जिसके अंदर शासन मीन्स कंट्रोल या फिर पूरा राइट वो किसका रहेगा, सेंट्रल का। केंद्र, केंद्र मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार हम नहीं बोलते, तो केंद्र सरकार मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड राज्य सरकार मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। तो ये केंद्र शासित प्रदेश दैट इज यूनियन टेरिटरी। अब भारत में ना टोटल 7 यूनियन टेरिटरी है, एक 8वीं अभी ऐड हुई, लद्दाख, लेह लद्दाख। जम्मू कश्मीर को भी अभी टेम्पररी उन्होंने यूनियन टेरिटरी में डाला हुआ है, बट लेटर ऑन वो स्टेट बन जाएगा, है ना। बट राइट नाउ दे आर आल्सो देयर इन यूनियन टेरिटरी, सो गवर्नमेंट कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल है। तो अब ये 7 यूनियन टेरिटरी में कौन सा है आपको मालूम है, कुछ तो हमारे आजू बाजू ही है, दीव दमन, है ना, वो गुजरात के आजू बाजू वाले, फिर दादरा नागर हवेली, है ना, लक्षद्वीप। तो ये सभी हमारी यूनियन टेरिटरी। मैं आपको 2 नाम बोलूंगा, आपको थोड़ा सरप्राइज लगेगा कि सर ये भी यूनियन टेरिटरी है। एक है दिल्ली सर दिल्ली तो राज्य नहीं, अरविंद केजरीवाल उधर का सीएम है, सीएम तो राज्य में होते हैं ना, स्टेट तो वो स्टेट नहीं है, नहीं, वो यूनियन टेरिटरी ही है, बट वो यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर है। ये क्या होता है सर, है यूनियन टेरिटरी बट उसको स्टेट का भी दर्जा दिया हुआ है, उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर। इसलिए देखो है ना, हमेशा केजरीवाल एंड मोदी जी का है ना ऐसा ही साम साम नहीं रहता है। रीजन क्या है, उधर का सीएम बना है बट वो सीएम के पास पूरे पावर नहीं है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी भी है। तो वहां गवर्नमेंट अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक नुमाइंदा भेजेगी जिसका नाम होता है LG, लेफ्टिनेंट जनरल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा ये इलेक्टेड आदमी जिसको हम क्या बोलते हैं, सीएम बोलते हैं उधर का, दैट इज अरविंद केजरीवाल। ये दोनों मिलकर निर्णय लेंगे, कोई एक के पास पूरी सत्ता नहीं है। सो दैट इज वाई क्या होता है कि अब वो दोनों ओपोनेंट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, दे आर डिफरेंट पीपल। सो एक दूसरे का हमेशा है ना ऐसा ही बोलेंगे कि ये नहीं बराबर है, ये हमको काम करने नहीं दे रहा है। केजरीवाल ऐसे बोलेंगे कि ये LG मेरे को रोक रहा है, LG बोलेगा केजरीवाल बराबर काम नहीं कर रहा है ना। ये सब पोल पोल है, हम लोगों को मालूम है, सब अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकते हैं उधर, है ना, वो अपनी चीज जगह पे है। बट आप समझ लो कि आपको एज ए स्टूडेंट समझना है कि वो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी वो स्टेट गवर्नमेंट भी है एंड यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। ऐसा एक पौंडीचेरी है ना, पौंडीचेरी बराबर है, वो भी एक ऐसा है ना, ये सेंट्रल, सॉरी ये
यूनियन टेरिटरी भी है एंड स्टेट लेजिस्लेचर भी है। तो भारत में 2 है ऐसी, आउट ऑफ 7 यूनियन टेरिटरीज 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो स्टेट लेजिस्लेचर में आती है, मीन्स वहाँ SGST एक्ट ही होगा, वहाँ UTGST एक्ट नहीं होगा। बट बाकी की जो 5 यूनियन टेरिटरीज है वहाँ यूनियन टेरिटरी GST UTGST एक्ट होगा, है ना। तो ये मैंने आपको समझाया। चलो अभी और आगे ले जाता हूँ। अभी मैं ये इंडिविजुअल एक्ट में तो गया ही नहीं हूँ, बट ये मैंने 5 एक्ट बता दिए आपको जो नए बने हैं। अब पुराने एक्ट की गड़बड़ी हम देखने की शुरुआत करते हैं। अब ये बाय द वे मैं सबसे पहले एक्साइज एक्ट पे जाना चाहता हूँ कि व्हाट डू मीन बाय एक्साइज एक्ट। तो सब लोग देखिएगा इधर, मैं एक्साइज एक्ट के बारे में जा रहा हूँ। अब एक्साइज एक्ट बेसिकली क्या था, तो इट वाज अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स क्या, गुड्स आप जो बनाते हो ना उस पे टैक्स था, प्रोडक्शन पे। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चर, ये टैक्स मैन्युफैक्चरिंग पे था। मीन्स जो लोग अपना कारखाना या कोई भी फैक्ट्री शेड प्लांट ऐसा बना के उसके अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस करते थे और फिनिश गुड्स बना के बेचते थे, उन लोगों पे ये एक्ट लगता था। और ये सबसे पुराना एक्ट है भारत का, 1944, है ना। 1944 में ये एक्ट बना था और फिर सालों से यही एक्ट चल रहा था। मैं इवन 2017 तक जो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता था उसमें सेंट्रल एक्साइज एक्ट ही पढ़ा था। और अभी भी ये एक्ट तो अभी जिंदा है, पेट्रोल डीजल में अभी चलता है वो, है ना। जितनी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उस पर अभी भी वो एक्ट लग रहा है, तो उनके लिए वो जिंदा है। बाकी की सब प्रोडक्ट्स है ना उसके लिए अब GST है। तो अब ये एक्ट में क्या गड़बड़ थी, पहले एक्ट को समझते हैं फिर उसकी गड़बड़ समझें। तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट बेसिकली प्रोडक्शन पे था और उसमें कुछ नियम ऐसे थे बच्चों कि जिनका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर होता था मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का, उनको ये एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं था। 1.5 करोड़ के ऊपर का जिनका टर्नओवर हो ना, उनको तो ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी शुरू होती थी। फिर 1.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में जिनका टर्नओवर हो उनके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्जम्पशन था। मीन्स उनको भी टैक्स नहीं था 4 करोड़ तक, बट कुछ नियम थे, वो नियम फॉलो करने थे और वो फॉलो करते तो आपको टैक्स नहीं था। फिर 4 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर है उन पर कंपलसरी एक्साइज एक्ट लगता था और इट वाज द फर्स्ट टैक्स टू बी एडेड इनटू एनी गुड्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड। मींस ट्रेडर लोग पे ये टैक्स नहीं लगता था। आप समझ लो कि मानव अगर गुड्स बना के बेचता है और टर्नओवर 1.5 या 4 करोड़ के ऊपर है तो उसको एक्साइज एक्ट लगता था। बट ये यहाँ ऋत्विक बैठा है, ऋत्विक ट्रेडर है, मीन्स मानव से गुड्स बाय करके लोकली बेचता था, तो ऋत्विक को कभी भी ये टैक्स नहीं लगता था एक्साइज, क्योंकि एक्साइज एक्ट सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को ही लगता था, ठीक है, ट्रेडर को नहीं लगता था। तो भले दोनों लोग गुड्स में डील कर रहे हैं, बट गुड्स में भी 2 प्रकार बन गए थे कि एक मैन्युफैक्चरर्स एंड दूसरे ट्रेडर्स। तो मैन्युफैक्चरर पे ये टैक्स था, ठीक है, ओके। मीन्स जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स बेचे तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा के बेचता था। मीन सपोज वो 100 रुपए का गुड्स बेचे तो 100 रुपए पे सपोज उस टाइम एक्साइज का रेट था 12.5%, तो 12.5% लगा देगा, तो 100 का गुड्स वो 112.5 में बेचेगा, ठीक है, एक्साइज लगा के। अभी एक दूसरा और एक्ट लग रहा था जिसको हम सेल्स टैक्स बोलते हैं, वो भी लग रहा था, वो भी बताता हूँ, बट पहले एक्साइज के बारे में बता देता हूँ। तो एक्साइज ये लग रहा था, ओके। अब लोचा क्या था कि अभी आपको मैंने वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट समझाया था कि परचेज पे जो टैक्स है उसका यूज में सेल्स पर जो टैक्स भरना है, वो सेल्स पर जो टैक्स भरना है वो भरने के लिए मैं परचेज का टैक्स उधर एडजस्ट कर सकता हूँ और बाकी का कैश में पे कर सकता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल आईटीसी मींस क्रेडिट मैकेनिज्म है, वो उस टाइम भी था, एक्साइज एक्ट में भी था। वो एक्चुअली 1986 तक नहीं था, बाय द वे मैं बता देता हूँ। ये क्रेडिट मैकेनिज्म 86 में पहली बार आया था, मॉडवेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, और वो भी सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स पे, और वो भी गुड्स के मैन्युफैक्चरर पे लगा था, और तब से वो चल रहा था। फिर उसका नाम है ना, उन्होंने ईयर 2000 में मॉडवेट का चेंज करके सेनवेट कर दिया, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। एंड फिर 2004 में उसके लिए नियम बना दिए थे जिसको हम बोलते थे सेनवेट क्रेडिट रूल्स। क्या बोलते थे?
सैनवेट क्रेडिट रूल्स, ये सब हिस्ट्री है, आप सुनो सर, सिर्फ सुनो, है ना, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस सुनो कैसा था। तो आगे जाके मैं जब इसका रेफरेंस दूं ना तो आपको एकदम क्लिक हो गया, हाँ आपने बोला था सर। तो ये पुरानी सिस्टम थी। और इसमें अब ल्यूफॉल्स क्या था, गड़बड़ क्या थी। ल्यूफॉल का मीनिंग होता है खामियां। तो ये पुराने एक्ट में खामी क्या थी? बच्चे लोग ये लास्ट लाइन वाले अपने वीडियोस ऑन रखो ना प्लीज। मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और आपकी आंख को देखे बिना मेरा प्रोग्रामिंग फिट नहीं होगा ना बच्चों। आपकी आंखों देख के मेरे को मालूम पड़ जाता है ना आपको कितना समझ में आया, सच में बता रहा हूँ। टीचर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट होता है, उसको साइकोलॉजी मालूम पड़ती है, और उसमें भी आपके जो जेस्चर्स है, पोस्चर्स है, आपकी आंखों का रिएक्शन है, उससे बहुत कुछ हम लोगों को मालूम पड़ जाता है कि इसको कितना समझ में आया। तो प्लीज लास्ट लाइन वाले अभी भी बंद है। भृगु, आयुषी, एकता, मानसी एंड स्नेहा, आई रिक्वेस्ट। चलो तो सुनिएगा, मैं आपको बता रहा था कि एक्साइज एक्ट में गड़बड़ी क्या थी। गड़बड़ी ये थी बच्चों कि मानव तो एक्साइज ड्यूटी लगा के ऋत्विक को गुड्स बेच दे, है ना, बट ऋत्विक ने ये जो परचेज किया मानव से, उस पर जो एक्साइज लग के आया ना, ऋत्विक उसका क्रेडिट यूज नहीं कर पाता क्योंकि वो ट्रेडर था। सर क्यों ऐसे? रीजन है कि है ना, मानव इज रजिस्टर्ड एज ए मैन्युफैक्चरर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट था तो उसको एक्साइज में रजिस्टर्ड होना था, जबकि ऋत्विक तो ट्रेडर है, और ट्रेडर पे लोकल, ट्रेडर मीन्स सेलर, और सेलर दो प्रकार का सेल कर सकता है। विद इन स्टेट सेल करे तो उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं, बिटवीन टू स्टेट सेल करे तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं। तो इंट्रा स्टेट सेल अगर वो करता है ना तो उसको एक एक्ट लगता था, सेल्स टैक्स एक्ट, जिसका नाम था वैट, और वैट है ना स्टेट गवर्नमेंट लगाता था। तो अब आप सोचो, मानव है वो एक सेंट्रल में भी रजिस्टर्ड होगा और स्टेट में भी रजिस्टर्ड होगा। कैसे? वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इसलिए वो एक्साइज में रजिस्टर्ड, बट वो बना के बेचता तो है, और बेचने पर जो टैक्स था उसका नाम था सेल्स टैक्स। और सेल्स टैक्स के तीन प्रकार थे, एक इंट्रा स्टेट सेल, एक इंटर स्टेट सेल, एंड तीसरा था इंटर कंट्री सेल। मींस एक देश से दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में, उसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का सेल है। तो अगर मैं गुजरात में भी लोकली बेच सकता हूँ, अगर मैं गुजरात का हूँ प्रीडोमिनेटली तो गुजरात में बेच सकता हूँ, गुजरात के बाहर कोई भी दूसरे स्टेट विद इन इंडिया में बेच सकता हूँ, एंड तीसरा गुजरात से बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, ऐसे अलग अलग कंट्री में भी बेच सकता हूँ। तो सेल के तीन प्रकार हुए, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। अब जो इंटरनेशनल गुड्स का परचेज सेल था ना, उसके लिए एक एक्ट था पहले से, उसका नाम है कस्टम्स एक्ट, अभी भी है ना, वो जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है। तो इंटरनेशनल चीजों के लिए अभी भी गुड्स का वो कस्टम्स एक्ट नाम का एक्ट है, वो चालू है। बट रिगार्डिंग लोकल सेल्स, मींस विद इन गुजरात सेल, जिसको हम इंट्रा स्टेट सेल बोलते हैं, उसके लिए पहले एक एक्ट था जिसका नाम था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स होते थे और विद इन स्टेट बेचते थे तो उनको उनको उस टाइम लिमिट था 5 लाख का, कि 5 लाख के ऊपर अगर आप लोकल सेल कर रहे हो तो आपको वैट में रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप सोचो, जो एक्साइज वाला हो वो तो ऑटोमेटिकली वैट में आ जाएगा, क्योंकि एक्साइज लगता ही था 1.5 करोड़ के बाद या 4 करोड़ के बाद, तो वो 4 करोड़ तो डेफिनेटली 5 लाख से ऊपर है। तो जितने भी एक्साइज डीलर्स थे वो वैट डीलर भी थे, क्योंकि वो लोकली भी बेचते हैं ना। मानव गुड्स बनाता है तो रखने के लिए थोड़ा बनाता है, वो बेचने के लिए बनाता है, और वो लोकल भी बेचेगा, दूसरे स्टेट में भी बेचेगा, इंटरनेशनल भी बेचेगा, तो तीनों में बेचता था। तो इसके लिए उसको लोकल बेचने के लिए वैट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। अब जो दूसरे स्टेट में बेचते थे, सपोज गुजरात से हम महाराष्ट्र में बेचते थे, तो उनके लिए एक दूसरा एक्ट था जिसका नाम था सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या नाम था? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। मैंने यहाँ वो एक्ट का नाम भी लिखा है, अगर आप देख सकते हो, देखो, है ना। एक था सेंट्रल एक्साइज एक्ट, दूसरा है सेंट्रल सेल्स टैक्स, तीसरा है वैल्यू एडेड टैक्स। ये तीनों सेल्स पे टैक्स थे। ये प्रोडक्शन का टैक्स था, ये पहला वाला। दूसरा जो था वो इंटर स्टेट। बच्चों मेरे को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, यहाँ मैं ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं करूंगा, कुछ गड़बड़ है। एंड ये लोकल सेल्स, जिसको हम इंट्रा स्टेट सेल भी बोलते थे, इंट्रा स्टेट, है ना।
तो ये इंट्रा स्टेट पे वैट लगता था, इंटर स्टेट पे CST लगता था एंड प्रोडक्शन पे एक्साइज लगता था। तो अब मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड अभी मैंने थोड़ा क्रिएट कर दिया है। अब आप सोचो, मानव अगर मैन्युफैक्चरर है एंड रजिस्टर्ड है एक्साइज में, तो वो क्या क्या लगा के बेचेगा? सपोज वो ऋत्विक को बेच रहा है, ऋत्विक गुजरात का है, ट्रेडर है, मानव मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है। तो मानव सबसे पहले 100 रुपए का एक गुड्स अगर बेचे तो 100 पे सबसे पहले 12.5 एक्साइज ड्यूटी लगाता है। तो 100 प्लस 12.5 मीन्स कितना होता है? 112.5। एंड फिर ये चीज पे वो 15% वैट लगाता था, क्योंकि उस टाइम वैट का रेट था 15%। तो अब है ना, जरा देखो, मैं इधर दिखाता हूँ दूसरे पेज पे, यहाँ परफेक्ट दिखता है। तो अब है ना, सपोज मैं मानव की बात करूं, तो मानव कैसे गुड्स की जो एसेसेबल वैल्यू है जिस पे हम टैक्स लगाते हैं, तो सपोज वो 100 रुपया है, उस पे सबसे पहले वो एक्साइज ड्यूटी लगाता था, कितना? 12.5। फिर जो बन जाता था वो 112.5 होता था, उसको हम बोलते थे एसेसेबल वैल्यू फॉर वैट। ये क्या था? एसेसेबल वैल्यू फॉर एक्साइज था, और ये एसेसेबल वैल्यू फॉर वैट। अब इस पे 15% वैट लगता था। अब है ना, 112.5 का 15% करो गलती से, 112.5 का 15% करो, 112.5 का 15% कितना आता है? जरा कैलसी हो तो मेरे को बताओ ना। 16.88। एक मिनट, मैं मेरे में ही खोल देता हूँ। सो 112.5 मल्टीप्लाइड बाय 15%, तो 16.875, 16.875। ठीक है, अब मैं ऐड करूं तो अब ये आता था, वो मेरा सेल्स प्राइस था, सेलिंग प्राइस। तो 16.875 प्लस 112.5, ये चीज कितने में जाती थी कस्टमर को? 129.375 में जाता था। अब है ना, ये स्ट्रक्चर था पहले कि जब भी ऋत्विक बेचे, सॉरी मानव बेचे, तो ऐसा प्राइस बना के बेचेगा। अब यही चीज ऋत्विक को बेची। अब ऋत्विक ट्रेडर है, तो वो तो एक्साइज ड्यूटी लगाएगा नहीं, उसका सीधा ये आएगा कि ये 129.375 में उसका परचेज हुआ, ऐसा समझ लो। और उसमें ये परचेज का तो उसको क्रेडिट मिल जाता है 16.875, उसका उसको है ना वैट का क्रेडिट मिलता था, एक्साइज का नहीं मिलता था। अब ये ही लोचा था सबसे बड़ा, कि ये ऋत्विक जो है वो जब फर्दर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? तो 129.375 में तो वो ला रहा है, फिर वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और फिर बेचेगा। ठीक है, सपोज वो 150 में बेच रहा है, तो 150 पे वो 15% वैट लगाता है, बट वो एक्साइज नहीं लगा पाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर नहीं था, तो वो सिर्फ वैट लगाता था। तो अब है ना, मैं ऋत्विक के एंगल से भी लिख रहा हूँ, देखो सब लोग। सपोज ऋत्विक कितने में बेच रहा है? तो ऋत्विक सपोज 150 में बेच रहा है और उस पर 15% वैट है। तो चलो, ये 129.375 की चीज ये 150 में बेच रहा है। तो अब मेरे को बताओ, 150 का 15% करो, 22.5 होगा, आई थिंक। हो रहा है इतना? यस सर। यस सर। तो वो 172.5 में बेचेगा। अब है ना, व्हाट अबाउट द टैक्स ऑब्लिगेशन? तो ये जो मानव है वो एक्साइज ड्यूटी भरेगा 12.5 और वो वैट भरेगा 16.875, है ना? और वो सब ये रुपए ऋत्विक से लेके ही बेचेगा, ऋत्विक को वो 129.375 में बेचेगा। फिर उसमें से ये जो 16.875 है वो अपनी लोकल वैट मींस स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा और 12.5 सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, ऐसा था। बट अब ऋत्विक का सोचो, ऋत्विक भरता है कितना वैट? 22.5, ये वाला वैट। बट उसने ऑलरेडी परचेज पे ये 16.875 वैट परचेज भरा हुआ है, तो वो माइनस कर देगा, बाकी का जो नेट वैल्यू एडिशन है ना उसी पे वो टैक्स भरेगा। मीन्स चलो 12.5 सॉरी 22.5 माइनस 16.875, ये माइनस करो तो कितना आता है? 5.625। 5.625। तो इतना वेट होगा, बराबर है? ऋत्विक को इतना वेट भरना होगा, इतना उसको क्रेडिट मिल जाएगा। बट है ना, ऋत्विक को लोचा क्या था? ये 12.5 की क्रेडिट ऋत्विक को नहीं मिलती थी, ऋत्विक को ये 16.875 का क्रेडिट मिलता था।
बट ये 12.5 का ऋत्विक को क्रेडिट नहीं मिलता था और ये सबसे बड़ा ल्यूफॉल था। अब आपके सामने ये ल्यूफॉल उजागर हो रहा है कि दोनों रजिस्टर्ड है, ये मानव भी रजिस्टर्ड था, ऋत्विक भी रजिस्टर्ड था, एक सेंट्रल में एक दूसरा स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड, मानव तो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों में रजिस्टर्ड था, बट जो सेंट्रल के टैक्स थे उसकी क्रेडिट स्टेट वाले टैक्स को नहीं मिलती, है ना। दो गुंडे हैं, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कि दो गुंडे हैं, दोनों हफ्ते लेने आते हैं। अब पहला गुंडा बड़ा गुंडा है, वो हफ्ता ले रहा है 5,000, दूसरा गुंडा है छोटा गुंडा, वो हफ्ता ले रहा है 3,000, हमको देना है उसको हफ्ता, ऐसा समझो समझने के लिए। अब सपोज बड़ा गुंडा इस बार है ना 12,000 हफ्ता लेके गया, तो मेरे को इतना दे दो, मेरे को तो देना ही पड़ा, आई हैव नो ऑप्शन। 5,000 देना था, 12,000 दिया, 7,000 ज्यादा दे दिए। अब जब छोटा गुंडा आएगा तो मैं उसको ऐसा बोलूंगा कि बड़े गुंडे से ले लेना, उसको 7,000 ज्यादा दिए, वहां से 3,000 ले ले, तो वो ना बोलेगा नहीं भाई, वो अलग भाई है, हम अलग भाई है ना, हमको तो 3,000 अलग चाहिए, तो वो 3,000 अलग लेके जाएगा। अब यही आप ये बड़ा गुंडा मीन्स आप ऐसा समझ लो, आई एम सेइंग सॉरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बड़ा गुंडा मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, छोटा गुंडा मीन सपोज स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल में ज्यादा टैक्स भर दिया तो उसका एडजस्टमेंट स्टेट से नहीं हो पाता था, है ना, यही प्रॉब्लम था, यही एक्साइज में प्रॉब्लम था, यही वेट में प्रॉब्लम था, एक्साइज और वेट में यही प्रॉब्लम था। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है 1.5 करोड़ के अंदर का है आदमी, और वो सपोज अनरजिस्टर्ड है एक्साइज में, और वो कुछ सपोज गुड्स ला रहा है, तो उसका रॉ मटेरियल तो सपोज एक्साइज लग के आया, तो वो अनरजिस्टर्ड आदमी को क्रेडिट नहीं मिलता। दूसरा रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड वालों को भी, जो वेट वाले थे ट्रेडर्स, उनको एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था। तो ये है ना, ये प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि दो अलग अलग गवर्नमेंट थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दो अलग अलग तरीके से टैक्स लगाए, पहले का टैक्स का क्रेडिट दूसरा कैसे दे दे। अब आप सोचो, मेरे पापा कमा रहे हैं और मेरे बाजू में पड़ोसी है, उनका भी लड़का है, उनके फादर भी कमा रहे हैं। अब मैं कुछ खर्चा करके आया जिसका भुगतान मेरे फादर करेंगे, ठीक है, बट उसकी जगह सपोज मेरे बाजू वाले अंकल कर सकते हैं क्या मेरे खर्चे का भुगतान? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा और उनका पड़ोसी से ज्यादा संबंध नहीं है, नेबरहुड से ज्यादा नहीं है, जबकि मेरे पापा का और मेरा तो फादर सन का संबंध है, तो वो मेरा कुछ खर्चा है वो पे कर देंगे। ऐसा ही था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्रेडिट देगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वाले को थोड़ा क्रेडिट देगा, क्योंकि दो अलग गवर्नमेंट है। तो ये प्रॉब्लम होता था। तो ये इसको, और दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आपने शायद देखा नहीं, वो क्या था मालूम है? वो टैक्स ऑन टैक्स होता, कास्केडिंग। अब आप सोचो, 100 रुपए पे 12.5 लगे बराबर, बट अब ये 112.5 पे आपने ये 15% लगाया है, तो ये जो 15% है ना बच्चों, ये 15% ये 100 पे भी लगा, ये 16.875 का मैं बाइफर्केशन करूँ ना, तो ये 100 का भी 15% है, एंड ये 12.5 का भी 15% है, 1.875 इसका है। अब ये गड़बड़ है, गवर्नमेंट को गुड्स पे या सर्विसेज पे टैक्स लगाने का राइट है, बट गवर्नमेंट को टैक्स पर टैक्स लगाने का राइट नहीं है। गवर्नमेंट को गुड्स पे टैक्स लगाने का राइट है, सर्विस पे टैक्स लगाने का राइट है, उसके रिलेटेड लॉ बने हैं, बट टैक्स पे टैक्स लगाने का राइट नहीं है। अब देखो यहाँ टैक्स पे टैक्स हुआ ना, ये मेरे को बताओ, ये 16.875 लगा, उसमें ये 100 पे 15% और ये 12.5 का 15% करो, तो ये वाला पोर्शन है ना, सबसे बड़ा गड़बड़ था। ये इसको ही बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। ये जो 1.875 नाम का जो वेट है ना, वो ये 12.5 पे लग के आया है, और 12.5 भी खुद एक टैक्स की अमाउंट है, तो ये टैक्स पे टैक्स लगा, और इसी को हम बोलते हैं कास्केडिंग। क्या बोलते हैं? कास्केडिंग, CASCADING, कास्केडिंग। ये टैक्स ऑन टैक्स, और यही सबसे बड़ी दुविधा थी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एंड स्टेट दो अलग अलग गवर्नमेंट थे, एक दूसरे को क्रेडिट नहीं देते थे, तो उसकी वजह से ये गड़बड़ आती थी। तो जो सेंट्रल का रजिस्टर्ड आदमी था वो स्टेट की क्रेडिट नहीं ले सकता था, स्टेट का रजिस्टर्ड आदमी था वो सेंट्रल की क्रेडिट नहीं ले सकता था, है ना। एंड दूसरी बात, अभी सर्विस टैक्स नाम का एक एक्ट था, वो सर्विसेज पे लगता था टैक्स, तो वो सर्विस वाला टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। तो आप सोचो कि मैं ट्रेडर हूं, यहाँ ऋत्विक ट्रेडर है, और ऋत्विक ने सपोज इनकम टैक्स का रिटर्न भराने के लिए मेरे पास आता है, मैं प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास रिटर्न भराने आया,
मैंने 10,000 का बिल दिया, मैंने जीएसटी लगा के दिया या फिर उस टाइम का सर्विस टैक्स लगा के दिया, तो ऋत्विक को उसका क्रेडिट नहीं मिलता है ना। उसके लिए सर्विस पे तो उसने टैक्स भरा, सर्विस क्यों यूज की, बिजनेस के लिए। अब बिजनेस के लिए जो खर्चा किया उस पे जो टैक्स लगा उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलता था, क्यों, क्योंकि वो तो वैट डीलर है। वैट डीलर इज अ स्टेट लेवी में रजिस्टर्ड एंड सर्विस टैक्स इज अ सेंट्रल लेवी। ठीक है, एक्साइज वालों को सर्विस टैक्स का मिलता था। हाँ, बाय द वे मैं बता देता हूँ, जो मैन्युफैक्चरर है उसको सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिलता था और जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको एक्साइज का क्रेडिट मिलता था। मैं सपोज मैं प्रैक्टिसिंग सीए में हूँ, मेरा ऑफिस खोल के रखा है, मैंने कंप्यूटर बाय किया, कंप्यूटर पे जीएसटी लग के आया, सॉरी उस टाइम का एक्साइज लग के आया, तो उस टाइम में सपोज सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड होता था तो मेरे को एक्साइज का क्रेडिट मिल जाता था, क्योंकि एक्साइज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला था और सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला था, तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के थे तो क्रेडिट एडजस्ट हो जाती है, बट सेंट्रल एंड स्टेट में क्रेडिट एडजस्ट नहीं होती। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों, और ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जीएसटी आया है। अभी भी हमको कुछ प्रॉब्लम पड़ने हैं सीएसटी के। सर सीएसटी का क्या प्रॉब्लम था? अब सपोज मैं गुजरात में हूँ और मैंने राजस्थान से गुड्स मंगवाए तो वो बंदा सीएसटी लगा के बेचता था। आप सोचो ना, पहले हर एक चीज पे अलग अलग टैक्स थे, टैक्स होने का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम क्रेडिट का था। मैंने परचेज पे टैक्स भरा तो उसका यूज मैं सेल्स के लिए पर जो टैक्स भरना है उस पर क्यों नहीं कर सकता, तो ये अलग अलग प्रॉब्लम थे कि ये सेंट्रल ने भरा है ना इसलिए नहीं भर सकते, ये स्टेट ने भरा है ना इसलिए नहीं भर सकते। अब ना सीएसटी नाम का टैक्स ऐसा था जिसका क्रेडिट किसी को नहीं मिलता था, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, है ना। सीएसटी इट इज टैक्स फॉर इंटर स्टेट सेल, दो स्टेट के बीच में, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये सीएसटी लगाता था, बट सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं मिलता था। मीन्स राजस्थान से मैंने गुड्स बाय किया, बराबर है, रॉ मटेरियल, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं एक्साइज में रजिस्टर्ड हूँ, मैं लोकली सेल करने के लिए वैट में भी रजिस्टर्ड हूँ और मैं दूसरे स्टेट में बेचता हूँ, इसलिए मैं सीएसटी में भी रजिस्टर्ड हूँ। बट मैंने राजस्थान से परचेज किया जो रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल पे सीएसटी लग के आया ना, तो उसका मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता था। भले मैं दूसरे स्टेट में बेचूं, वो रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स कन्वर्जन करूं और सपोज बॉम्बे में बेचूं, तो वहां सीएसटी लगाता था, बट परचेज किए हुए रॉ मटेरियल पे जो सीएसटी लगता था उसका क्रेडिट में नहीं ले पाता, सीएसटी का क्रेडिट ही नहीं मिलता था, वो एक्ट में ऐसा नियम था। तो अब ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से ना टैक्स ऑन टैक्स बहुत होता था, जिसको हम कास्केडिंग बोलते हैं, एंड उसका भुगतान किसको करना पड़ता था, अल्टीमेटली कस्टमर को करना पड़ता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स थे बच्चों, और ये प्रॉब्लम्स का एक सिंगल सॉल्यूशन लाने के लिए उन्होंने ये जीएसटी लगाया। अभी भी मैंने ना सर्विस टैक्स के बारे में कुछ नहीं बताया आपको, है ना, मैंने सिर्फ एक्साइज के बारे में बताया, और दूसरा मैंने आपको थोड़ा वैट के बारे में बताया कि 5 लाख के ऊपर का रजिस्ट्रेशन कराना हो तो रजिस्ट्रेशन कराना है, लोकल सेल्स कर सकते हो आप जिस पर वैट लगाना है, और वैट पे नॉर्मली 15% टैक्स था, वैसे अलग अलग परसेंट उधर भी थे, 1% भी था, 5% भी था, उधर भी अलग अलग परसेंटेज थे टैक्स के, बट 15% वॉज अ कॉमन परसेंटेज। ठीक है, ऐसा सर्विस टैक्स भी है, सर्विस टैक्स है ना 1994 में आया और उसका कोई एक्ट ही नहीं बना था। बाय द वे ये भी बता देता हूँ, सर्विस टैक्स वाज द टैक्स लेविड बाय फाइनेंस एक्ट 1994, उसका एक अलग से एक्ट नहीं था, जैसे एक्साइज का अलग एक्ट है ना, जीएसटी का सीजीएसटी अलग एक्ट है, एसजीएसटी अलग एक्ट है, सॉरी पहले सीएसटी था वो भी एक अलग एक्ट था, बट है ना सर्विस टैक्स का वो एक्ट नहीं बना पाए, सर्विस टैक्स एक्ट ऐसा कोई शब्द नहीं था, वो लेवी होता था बट फाइनेंस एक्ट 1994 से। अब इसका भी थोड़ा मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि वो कैसे बना, व्हाई सर्विस टैक्स वाज देयर, उसको क्यों लाया गया, वो कल वाले या फिर नेक्स्ट वाले सेशन में मैं लूंगा। इसलिए मैंने ना डेमो लेक्चर्स में मेरे 2 सेशन मैंने जीएसटी के डाले हुए कि एटलीस्ट जीएसटी में मेरे को एंट्री जस्टिफाई करने के लिए 2 लेक्चर चाहिए 1.5 घंटे के मिनिमम, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा ये इवन सर्विस टैक्स का भी हिस्ट्री बताऊंगा, ये जो दूसरे भी लूपहोल्स है वो भी बताऊंगा, और फिर जीएसटी में ये लूपहोल्स कैसे क्योर किए गए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन तक आपका सिर्फ प्रोग्रामिंग होगा, रियल पढ़ाई तो 1 जनवरी के बाद होने वाली है। अभी तक तो आपको से सिर्फ है ना ये क्या है, क्यों बना है, उसका आजू बाजू का बैकग्राउंड क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का सेशन मैं इधर एंड करता हूँ।